हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बल एवं गति का नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों, यहाँ देखिएगा कि बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं। अब किसी वस्तु पे हम बल लगाए, वो बल क्या है, उस बल को हम कैसे साबित करें कि ये बल ही है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि किसी वस्तु का या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, उसे हम बल कहेंगे। जब किसी वस्तु पर जो बल लगेगा उसकी अवस्था में या तो परिवर्तन होगा या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करेगी, चेष्टा करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे, उसे हम फोर्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिएगा कि ये तो हो गया बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों, आप लोग जो है फर्स्ट और अभी न्यूटन का मतलब कि सुने होंगे कि न्यूटन किसे कहते हैं, न्यूटन क्या है। दोस्तों, एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे? न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बल के बारे में बताया था, इसीलिए बल का ऐसा मात्रक जो है उन्होंने अपने नाम पे न्यूटन रख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिना आप कोई कंफ्यूजन के यहाँ पे समझ जाइएगा कि बल की मात्रक जो है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों, बल एक सदिश राशि है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पे कोई फोर्स लगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे फोर्स जो है पूरब दिशा से आ रही है या पश्चिम दिशा से आ रही है, हमारे ऊपर जो बल लग रहा है किस दिशा से आ रही है। ये दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर जो बल लग रही है किस दिशा से आ रही है, और जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम हो वही तो सदिश राशि कहलाता है। याद कीजिए दोस्तों, पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें आपको पढ़ाया गया था एसआई मात्रक और उसका यूनिट्स एंड सारे विज्ञान मापन, सदिश राशि, ये सारी चीज पढ़ाई गई थी। वहां पे हमने पढ़ाया था सदिश राशि के बारे में। ठीक है दोस्तों, बल का प्रभाव किसी वस्तु पर। दोस्तों, बल का प्रभाव, अब किसी वस्तु पे बल लगाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी अवस्था में किस तरह की परिवर्तन आ सकती है। दोस्तों, अगर हम गति की अवस्था में, कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में हो, उस पे अगर हम बल लगाए तो उसे रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कि एक मैदान में फुटबॉल खेल रही खिलाड़ी, वहां पे हम गए और वह फुटबॉल मेरे इधर आ गई गलती से, तो उस पे हम कहीं ना कहीं कुछ फोर्स लगाए और उस फुटबॉल को हम रोक लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिएगा कि विराम की अवस्था में पहला नंबर है कि विराम की अवस्था से गति की अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब कोई वस्तु विराम की स्थिति में है, उस पे हम जोर से एक बल लगाए तो वह वस्तु आगे अपनी अवस्था को परिवर्तन कर सकता है, आगे घसक सकता है। आगे मान लीजिए कि कोई फुटबॉल ही है, वह विराम की अवस्था में, मेरे सामने एक फुटबॉल रखा हुआ है, हम गए और पैर से एक किक मारे, उस पे हम फोर्स लगाए, बल लगाए, अब वह फुटबॉल क्या कर रही है, विराम की अवस्था से अब गति की अवस्था में है, क्योंकि वह अभी फुटबॉल अपनी गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर हो गया कि विराम की अवस्था से गति की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर अभी हम समझाए हैं कि गति की अवस्था से विराम की अवस्था में परिवर्तन, जब कोई वस्तु गति में हो उस पे हम बल लगाकर, उस पे फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, उसे हम रोक सकते हैं, विराम की अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन। अब हम किसी वस्तु के आकार में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, जरा सोचिए आप लोग। दोस्तों, कोई वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारे पास है, ऐसा कुछ वस्तु, मान लीजिए इस बोतल को, ये बोतल हमारे पास है, इसको, इस पे अगर हम बल लगाए तो ये पचक सकती है, फूट सकती है, इस पे बल लगाए तो इसकी आकार में परिवर्तन आ सकती है। दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन बल लगाने पर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी सही है। चौथा नंबर देखिएगा कि किसी वस्तु के दिशा में परिवर्तन, क्यों, उस पे बल लगाने पर। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु के, मान लीजिए कि उधर से कोई पूरब साइड से आ रहा है और वहां पे हम सामने आ रहे हैं और हमसे टकरा गया, तो वह वहां पे रुकेगा या फिर कहीं और मुड़ जाएगा, या फिर आ रहा है कोई हम उधर से और उस पे हम जोर से धक्का दे दिए तो उसकी दिशा में क्या होगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा कि किसी वस्तु के दिशा में परिवर्तन, बल का प्रभाव किसी वस्तु पर, अब किसी वस्तु पे हम बल का प्रभाव उसके दिशा में परिवर्तन करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि बल की प्रकार,
बल के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए कि बल क्या है, किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो क्या हो सकता है, विराम से गति में ला सकते हैं, गति से विराम में ला सकते हैं, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर, या फिर किसी के दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाने पर। लेकिन बल कितने प्रकार की होती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बल 2 प्रकार की होती है। पहला होता है संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस करने वाला जो बैलेंस, संतुलित बल, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कि संतुलित बल किसे कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स किसे कहेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, किसी वस्तु पर एक साथ कर रहे किसी बल का परिणाम शून्य हो जाए। मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके सामने है और एक दोस्त इधर से खींच रहे हैं और दूसरे दोस्त इधर से खींच रहे हैं। उस वस्तु को बीच में रख दिया जाए और एक दोस्त आप इधर से खींच रहे हैं और एक दोस्त इधर से खींच रहे हैं, लेकिन बल का माप जो है, मान लीजिए कि 10 न्यूटन से इधर से भी खींचा जा रहा है और वो वस्तु इधर से भी 10 न्यूटन का ही खिंचाव से उधर खींचा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, दोनों साइड अगर 10 न्यूटन का ही बल लगाया जाए, 10 न्यूटन से ही खींचा जाए, तो क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल हमने भी यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ देखिएगा, एक बीच में वस्तु है, यहाँ पे टेबल है, बीच में वस्तु है, ठीक है। एक दोस्त यहाँ से 5 न्यूटन के बल लगा रहा है और एक दोस्त यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। दोनों क्या कर रहा है, इस रस्सी को खींच रहा है, ठीक है दोस्तों। इस रस्सी को 5 न्यूटन से दोनों ओर खिंचा रहा है, यहाँ देखिएगा। तो क्या होगा, बल बराबर, क्या बल को हम F लिख सकते हैं, फोर्स F, ठीक है दोस्तों। F बराबर, अगर कहीं से 5 न्यूटन और इसे भी माइनस कर दिया जाए 5 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसा परिभाषा था सेम वैसा ही आया, 0 न्यूटन से वस्तु पे बल लगेगी। यहाँ पे परिभाषा में फिर से देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर एक साथ कर रहे किसी बल का परिणाम यदि शून्य हो, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि यदि शून्य हो, 0 आए, तो वह बल या वे बल संतुलित बल कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि किसी वस्तु पर कर रहे एक साथ जो बल लगा रहा है, उसका परिणाम अगर शून्य आ जाए, 0 आए, तो वह कौन सी बल कहलाएगी, संतुलित बल कहलाएगी, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए दोस्तों कि एक पॉइंट वहां पे लिख लीजिएगा, आप यहाँ नोट कीजिए कि दोनों के बीच लगाए गए बल एक दूसरे से विपरीत होना चाहिए, तभी जो है बल का मान जो है शून्य आ सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि किसी वस्तु का एक साथ कर रहे बल का परिणाम, अब किसी वस्तु पर एक साथ दोनों साइड से दोनों दोस्त एक साथ कर रहे बल का परिणाम शून्य नहीं हो। जब शून्य हो तो संतुलित बल, अगर शून्य नहीं हो तो वे असंतुलित बल कहलाएगा। शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर दोनों दोस्त खींच रहा है, अगर उसका मान, उस बल का मान शून्य हो जाए तो वह संतुलित बल, अगर शून्य नहीं हो तो वे असंतुलित बल कहलाएगा। देखिए दोस्तों, यहां से देखिए, एक टेबल यहाँ पे है, ये एक टेबल है, यहां से एक दोस्त यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और दूसरे दोस्त यहाँ से 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। दोस्तों यहाँ से आप ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस है कि किस ओर जो है उस वस्तु खींचा चला जाएगा, किस ओर। तो यहाँ देखिएगा, नॉर्मली हम बल बराबर निकाल सकते हैं कि 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन कर देंगे तो मेरा 5 न्यूटन, 10 में से अगर 5 गया तो 5 न्यूटन अधिक बल लगेगी। और कौन लगाएगा, ये जो है, ये दोस्त जो है इस साइड 5 न्यूटन अधिक बल के कारण वह अपनी ओर वह वस्तु खींच लेगी। तो ये कौन सी बल कहलाएगी, असंतुलित बल कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो क्या चीज में परिवर्तन किया जा सकता है, किस किस चीज में, बल कितने प्रकार की होती है, और संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। चलिए अब हम गति के नियम पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जल्द से नोट कर लीजिए और हम आगे गति के नियम पढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि गति के नियम। पहले दोस्तों हम बता दें कि गति के बारे में हमने चैप्टर 2 में भी कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिएगा कि गति, मोशन, गति के नियम को न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन, अभी हम बताए हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने बल की खोज किया, इसीलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन पड़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि गति के नियम को न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा, उसमें वह अपनी पुस्तक में गति के नियम के बारे में, गति के बारे में कुछ समझाया। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या था? प्रिंसिपिया। तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति का वर्णन किया, जो 1687 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 1687 में प्रकाशित हुआ। वह पुस्तक जो है, वह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1687 में प्रकाशित हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि गति के नियम न्यूटन ने बताया। न्यूटन साहब जी ने उस पुस्तक में लिखा गति के बारे में, गति के प्रकार के बारे में, कि गति कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि गति के नियम में गति का प्रकार, यहाँ पे प्रकार कर लीजिएगा, गति का प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं, या फिर गति के नियम। ठीक है दोस्तों, तो नियम भी ठीक था, या फिर प्रकार भी लिख सकते हैं कि गति कितने प्रकार के होते हैं, गति में कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि गति के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? गति का 3 नियम होते हैं। 3 भागों में गति को बांटा गया। यहाँ पे देखिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, मतलब कि प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कुछ मिलता जुलता है यहाँ से कि प्रथम नियम से, या गति का जो है जड़त्व का नियम, ये सारी जो है नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन नामक वैज्ञानिक। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया। फिर दूसरा नंबर में देखिएगा कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन ने अपने नाम पे कुछ नियम दिए। न्यूटन का गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, जिसे हम बोल सकते हैं संवेग का नियम, क्योंकि दोनों संवेग का नियम और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम जो है दोनों मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिएगा कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम या तीसरा नियम बोल सकते हैं, या प्रतिक्रिया का नियम, मतलब प्रतिक्रिया का नियम हो या तृतीय नियम, दोनों का जो है संबंध एक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, अब स्टार्ट करते हैं पहला नियम से, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो, पहले भी हमने विराम के बारे में कुछ बातें किए थे कि विराम किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगा या रहना चाहेगा, उसे रहना पसंद होगा कि हम विराम में ही रहे। या फिर एक समान गति की अवस्था में हो तो वह तो गति में ही रहेगा। दोस्तों किसी वस्तु का एक गुण होता है, उसमें एक गुण होता है, यदि वह विराम में रहेगा तो उसका वह चाहेगा कि हम विराम में ही रहे। अगर वह गति में रहेगा तो उसका बॉडी चाहेगा या फिर वह वस्तु चाहेगा कि हम गति में ही रहे। ठीक है, इसका मतलब कि कंफर्म आपको आगे की वीडियो में कराई जाएगी कि कैसे होता है गति में, जब जड़त्व में समझाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल यहाँ देख लीजिए इस परिभाषा में कि गति के नियम का प्रथम जो है परिभाषा क्या है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम में क्या परिभाषा है। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगा, एक समान गति की अवस्था में हो तो वह गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे तब तक ऐसा चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, बाह्य बल ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो वह जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहलाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। आप लोग फर्स्ट बार सुने होंगे गैलीलियो। गैलीलियो क्या है भाई? गैलीलियो मैम क्या होता है, कैसा होता है? दोस्तों गैलीलियो जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, गैलीलियो गैलीली। उन्होंने जो है जड़त्व के बारे में समझाया था कि जड़त्व क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, और ये गैलीलियो गैलीली वैज्ञानिक जो थे वह न्यूटन के दोस्त थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम में को ही जड़त्व का नियम कहा और उसे ही गैलीलियो का नियम भी कहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दे सकता है कि गैलीलियो का नियम क्या है, तो उसका डेफिनेशन लगभग यही होगा।
जड़त्व का नियम क्या है, तो जड़त्व से मिलता जुलता यही डेफिनेशन होता है और न्यूटन के प्रथम गति के नियम दे दे तो आप तो बिल्कुल आसानी तरीका से बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा या फिर रहेगा, गति में है या एक सीधी समान गति में है तो वह उस गति में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा गैलीलियो का नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आप एक नोट बनाकर इस पॉइंट को दर्ज कर लीजिए अपने कॉपी में, बॉक्स बनाकर उसमें डाल दीजिए कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। दोस्तों आपको हम बल का परिभाषा समझाए हैं, अभी ही फर्स्ट में आपका बल का परिभाषा बताए थे। बताइए एक बार अपने माइंड को रिपीट कीजिए, पीछे की ओर ले जाइए या फिर अपने कॉपी पलट के देखिए कि बल का परिभाषा क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में उसके स्थान में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, उसे हम बल कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे वह विराम में ही रहेगा या फिर गति में ही रहेगा। कुछ ना कुछ कनेक्शन वहां पे दिख रहा है, इसीलिए जो है न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा जो है मिलता है। ठीक है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पे बाह्य बल, जब बल ना लगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो सके, अगर बल लगे तो अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी देखिए कि वह अपनी अवस्था में गति की अवस्था में हो तो वह गति में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ से याद रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का, बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल आपको जड़त्व से स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। एंड आप लोग जो है वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए, वीडियो को पर लाइक कीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और हम सभी परिवार एक साथ पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।